जैसा कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का हमारा टॉपिक है आज चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति जब आवेश लंबवत प्रवेश करता है। लेकिन इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालकता पर लगने वाले बल, जिसमें से हम लोगों ने एक फार्मूला तो जरूर देखा होगा, F बराबर QV sin थीटा। चलिए उस फार्मूले के माध्यम से इस डेरिवेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हो गया F बराबर QV sin थीटा। F बराबर QV sin थीटा। अब जो देखते हैं हमारा ये जो क्रॉस दिख रहा है पूरा, ये जो पूरा क्रॉस दिख रहा है ये हमारा है चुंबकीय क्षेत्र निरूपण। अब चलिए देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र निरूपण होता है क्या। तो चुंबकीय क्षेत्र निरूपण को समझने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं तीर के बारे में। तीर तो आप जानते ही होंगे, यह एक तीर है। जब कोई तीर हमारे करीब आता है तो हमें उस तीर का डाट दिखाई देता है। जब कोई तीर हम लोगों से दूर जाता है तो हमें उसका क्रॉस का हिस्सा दिखाई देता है, तो जिसके माध्यम से हम लोग यहाँ देखते हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा हुआ है। क्रॉस का चिन्ह मान लीजिए ये तीर है, जैसे मान लीजिए ये तीर है, इस तीर को यहाँ पर देखिए क्रॉस का चिन्ह। जब यहाँ हम लोगों से दूर जाएगा तो इस क्रॉस का चिन्ह दिखेगा। सेम इस तरह देख रहे हैं ना, सेम इस तरह जो जा रहा है क्रॉस का चिन्ह दिख रहा है। अब देखते हैं इस तीर को वापिस आ रहा है इधर, तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये डाट दिखाई दे रहा होगा। जब कोई तीर हमारे पास आता है तो हमें डाट दिखाई देता है, लेकिन जब कोई तीर हमसे दूर जाता है तो क्रॉस दिखाई देता है। तो इस तरह देखते हैं यहाँ पर जा रहा है तो क्रॉस दिखाई देता है, लेकिन यही दूसरी तरफ आ रहा है तो डाट दिखाई देता है। इसके माध्यम से हम लोग समझते हैं कि ये हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र है ये क्या है, कागज की इस तल के लंबवत है, यानी कि ये जो हमारा व्हाइट बोर्ड है इस तल के लंबवत अंदर की ओर है। हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र है इस तल के लंबवत अंदर की तरफ है। कहने का मतलब है हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र है इस तल के लंबवत अंदर की ओर है। लेकिन आप लोग कॉपी पर लिख रहे होंगे, इसलिए आपके कॉपी के तल के लंबवत अंदर की ओर होगा। तो चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत की ओर है। इसको हम परिभाषा के माध्यम से भी देख लेते हैं। आपके ज्ञान के लिए मैं डाट और क्रॉस के बारे में थोड़ा लिख देता हूँ। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर क्रॉस होने की वजह से जो लिखा हुआ है चुंबकीय क्षेत्र इस तल के लंबवत अंदर की ओर है, लेकिन अगर यहीं पर डाट होता तो लिखाता कि चुंबकीय क्षेत्र इस तल के लंबवत बाहर की ओर है। अब चलिए देखते हैं हम लोग डाट और क्रॉस के बारे में। डाट यहाँ पे देखते हैं जो हमारा क्रॉस है कागज के तल के लंबवत अंदर की तरफ है, जो हमारा सेम इस तरह है। उसके बाद देखते हैं जो डाट है कागज के तल के लंबवत बाहर की तरफ है, जो हमारा इस तरह है, इस तरह आ रहा है। और ये क्या है, कागज के तल की, और ये वाला क्या है, कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर है। यह है कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर है, जो हमारा यहाँ पर देखिए यहाँ से इधर जा रहा है, और एक डाट वाला यहाँ से इधर आ रहा है। अब हम लोग पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र निरूपण के बारे में। अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे। अब हम पढ़ते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र जब कोई आवेश, यहाँ पर पढ़ा हेडिंग में, चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति जब आवेश लंबवत प्रवेश करता है। ये है हमारा पूरा चुंबकीय क्षेत्र। अब हमें क्या देखना है, जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तो कैसा होता है। यानी कि ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें मानते हैं एक आवेश है हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है। मानते हैं एक आवेश है हमारा, यहाँ पर मान लीजिए हमारा चुंबकीय क्षेत्र है। अब प्रश्न के माध्यम से बताया गया चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति जब आवेश लंबवत प्रवेश करता है। इसमें मानते हैं हमारा आवेश यहाँ पर है, यहाँ पर एक आवेश है, वो भी क्यों नाम दिया गया है, और वह v वेग से गतिमान है, v वेग से गतिमान है लंबवत। यानी कि ये जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है ये इस व्हाइट बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की तरफ है। चुंबकीय क्षेत्र हमारा इस तरफ है, और हमारा वेग जो q आवेश से, जो हमारा आवेश है q वेग से इधर गतिमान है इस तरफ। तो इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, 90। फिर से आप लोग देख लेते हैं, जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है इस व्हाइट बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की तरफ है, और हमारा आवेश है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता। तो यहाँ पर देखते हैं ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है जो व्हाइट बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की तरफ है।
लेकिन यहीं पर हमारा ये जो आवेश है क्यू वेग से गतिमान है, ये हमारा क्यू आवेश, ये जो हमारा आवेश है क्यू वी वेग से गतिमान है वह इस तरह। तो यहाँ पर देखते हैं इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बना। फिर से आप लोग देख लेते हैं, ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है जो व्हाइट बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की तरफ है, लेकिन और यहीं पर हमारा क्यू आवेश जो वी वेग से गतिमान है, तो ये हमारा आवेश है जो वी वेग से गतिमान है। तो यहाँ पर देखते हैं इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं, अगर यहाँ पर आ गया, उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखते हैं थीटा बराबर 90 डिग्री। अब यहाँ पर देखते हैं सदिश रूप में, इस पूरे का हम लोग सदिश रूप में जब लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एफ वेक्टर बराबर क्यू कोष्टक में वी क्रॉस बी वेक्टर। अब आप लोग सदिश रूप में देख ही लिए हैं, लेकिन अगर यहीं पर देख लें एफ बराबर क्यू वी साइन थीटा बराबर 90 रखकर बराबर क्यू वी बी, जो कि साइन थीटा बराबर 90 डिग्री, यानी कि एक होता साइन थीटा का, साइन 90 डिग्री का मान एक होता है, तो 90 डिग्री का मान यहाँ पर एक हो जाएगा, तो एक की कोई वैल्यू नहीं होती, बाकी बचा क्यू वी बी, यानी अब बराबर क्यू वी बी हमारा आता है, यह बराबर क्यू वी बी है। अब यहाँ सदिश रूप में निरूपण करने के बाद ये आता है। अब हमें लोगों को याद करना है कि जो हमारा क्यू आवेश है वी वेग से गतिमान है, उस पर चुंबकीय क्षेत्र अपना बल किस तरह लगाएगा, कहाँ पर लगाएगा, कैसे लगाएगा, चलिए हम उसके बारे में चुटकियों में देखते हैं। फिर से समझ लीजिए, जो हमारा क्यू आवेश है वी वेग से गतिमान है, उस पर चुंबकीय क्षेत्र अपना बल कैसे लगाएगा, कहाँ लगाएगा, किस तरह लगाएगा, किस दिशा में लगाएगा, सारी बातों का अध्ययन हम यहाँ पर करते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग। इसको देखने से पहले मैं आप लोगों को एक आसान ट्रिक बता देता हूँ। यहाँ पर देखते हैं, किसी भी चीज अगर हमें क्यू का देखना है कि क्यू किस दिशा में अपना बल, चुंबकीय क्षेत्र क्यू पर देखना, चुंबकीय क्षेत्र क्यू पर अपना बल किस दिशा में लगाएगा, तो उससे देखने से पहले हमें क्यू के जगह पर हमें अपना ये रखना है, जो हमारा वी है उसके तरफ अपने हथेली को इस तरह रख देना है। जैसे हमने यहाँ पर रख दिया, क्यू के स्थान पर हमारा इधर आ गया और वी के तरफ अपना हथेली कर दिया। अब क्या करते हैं, जो हमारा बी है, बी की तरफ अपने हथेली को फोल्ड करते हैं, यानी कि मोड़ते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र जो हमारा है वो एकदम अंदर की तरफ है और हमारा हथेली इस तरह है। चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरह है, हमारी हथेली इस तरह है, तो हमारी हथेली ये लंबवत गति करता है, चुंबकीय क्षेत्र एकदम अंदर की तरफ है, यानी कि जो हमारा हाथ है, इस हाथ को हम इस तरह जब मोड़ेंगे तो चुंबकीय बल हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है, अर्थात चुंबकीय बल ऊपर लगेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं चुंबकीय बल ऊपर की तरफ लग रहा है। चुंबकीय बल हमारा ऊपर की तरफ लग रहा है। ये जो हमारा एफ है, चुंबकीय बल ऊपर से लग रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, चुटकियों में एक आवेश और मानते हैं, फिर देखते हैं। माना एक आवेश हमारा यहाँ पर है, इस आवेश को क्यू कहते हैं और हमारा आवेश वी वेग से गतिमान है, या क्यू आवेश हमारा वी वेग से गतिमान है। अब हम लोग देखते हैं, जो हमारा क्यू आवेश वी वेग से गतिमान है, इस क्यू आवेश पर इस बार बल किस दिशा से लगेगा। तो हम लोगों को कुछ नहीं करना है, जो यही प्रक्रिया हम लोगों ने अपने हाथों को यहाँ पर किया था कि क्यू से वी की तरफ अपने हाथों को इस तरह किए थे, कर दिए। उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की तरफ अपने हाथों को फोल्ड करते हैं, तो हमारा अंगूठा बताता है कि चुंबकीय बल किस दिशा में लगेगा। सेम वही प्रोसेस है। मान लीजिए इसी तरह जा रहा हमारा हाथ, अब आकर हमारा हाथ यहाँ पर रुक गया। अब चुंबकीय बल की दिशा देखते हैं, चुंबकीय बल की दिशा किस तरफ लगेगा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हम लोगों के अंदर की तरफ है, तो अंदर की तरफ है, तो यानी कि हमें अपने हाथों को किस तरफ फोल्ड करना, अंदर की तरफ फोल्ड करना है। तो अंदर की तरफ जब हम अपने हाथों को फोल्ड करते हैं तो हमारा अंगूठा बताता है कि चुंबकीय बल की दिशा किधर है, तो इधर है। तो फिर से देख लेते हैं, आप लोग भी हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो यहाँ पर देखते हैं, हमारे हाथ जो क्यू से वी की दिशा में है और चुंबकीय क्षेत्र की तरफ फोल्ड करना है। उसके बाद जो हमें चुंबकीय बल जो लगता है वह किस दिशा में लगेगा, इस बात का ज्ञान हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं, हमारा हाथ और हमारा चुंबकीय क्षेत्र इस तरह है, और अपने हाथ को अगर हम फोल्ड करते हैं तो हमारा फोल्ड हाथ इस तरह होता है, अंदर की तरफ जाएगा। और जो हमारा अंगूठा है, और जो हमारा अंगूठा चुंबकीय बल की दिशा को बताएगा, यानी कि चुंबकीय बल भी हमारा इधर लग रहा है। तो इसमें देखते हैं, यानी इसमें चुंबकीय बल इधर लग रहा है। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सेम यही प्रोसेस चलेगा। ऊपर आ जाएंगे,
तो यहाँ से हम लोग चले हैं, देख लीजिए यहाँ पर चले हैं यहाँ से, उसके बाद हम लोग यहाँ पर आ गए हैं। सेम यही प्रोसेस रहेगा यहाँ पर। तो चलिए मैं पहले बना देता हूँ। यहाँ पर देखते हैं, एक आवेश ले लेते हैं, एक आवेश ले लेते हैं जो इस तरह का भी आवेश है जो क्यू वेग से गतिमान है, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं फिर कि हमारा किस तरफ बल लगाएगा। अब कुछ नहीं करना था, जिस तरह हमारा क्यू से वी की दिशा में अपने हाथ को रख लेते हैं और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यानी कि अंदर की, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यानी कि अंदर की तरफ, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यानी अपने हाथों को अंदर की तरफ मोड़ते हैं। तो इस तरह जब हम अपने हाथों को अंदर की तरफ मोड़ते हैं तो हमारा अंगूठा बल की दिशा को बताता है। उसी प्रोसेस में हम यहाँ ऊपर पर रख देते हैं। अब जब यहाँ से हाथ हमारा घूमकर यहाँ पर आया, फिर कुछ नहीं करना है, क्यू से वी की दिशा में अपने हाथों को रख दिया और अंदर हमारा चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र की तरफ अपने हाथों को मोड़ते हैं तो हमारा अंगूठा फिर चुंबकीय बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो बल की दिशा की बार हमारा यहाँ पर है। अब इसी तरह अगर हम लोग इस तरह आए तो हम अपने हाथों को क्यू से वी की दिशा में रखे हुए हैं। अब अगर हम इसको फोल्ड कराते हैं तो हमारा बल की दिशा नीचे की तरफ लग रहा है, यानी कि हमारे चुंबकीय क्षेत्र की जो बल की दिशा है नीचे की तरफ होगी। तो यहाँ देखते हैं, इस तरह हो गई यहाँ पर बल की दिशा। अब भी कुछ नहीं करना है, जिस तरह हम लोगों ने इस तरह इसमें आए हैं, अब यहाँ से नीचे आएंगे यानी कि इस तरह नीचे हो जाएंगे, यहाँ पर नीचे हो जाएंगे। यहाँ पर देखते हैं एक आवेश Q है जो v वेग से गतिमान है। अब आपको कुछ करना नहीं, अपने हाथों को ठीक इसी तरह Q और V की दिशा में रख देते हैं और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मोड़ते हैं अपने हाथों को। Q से V की दिशा में अपने हाथों को रखकर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जब हाथों को मोड़ते हैं इस तरह, तो जो हमारा बल है यह चुंबकीय बल की दिशा को प्रदर्शित करता है कि चुंबकीय बल की दिशा किस तरह लगता है। सेम वही प्रोसेस यहाँ पर करना है कि अपने हाथों को Q से V की दिशा में रख दिया। यहाँ पर देख लेते हैं पहले, ये हमारा V वेग है। अपने हाथों को हम लोगों ने Q से V की दिशा में रख दिया ना, अपने हाथों को हम लोगों ने Q से V की दिशा में रख दिया। उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यानी कि अंदर की तरफ अपने हाथों को जब मोड़ते हैं तो हमारा जो अंगूठा होता है वही चुंबकीय बल की दिशा को बताता है। तो फिर से आप लोग देख लीजिए, हाथ को Q से V की दिशा में रख दिया, उसके बाद जब इसको हम मोड़ते हैं तो चुंबकीय बल की दिशा को बताता है कि उधर लगेगा। इसमें देखते हैं जो हमारा चुंबकीय बल है वह इधर को लगेगा, यहाँ पर हमारा F होगा, ठीक है। तो आप लोग समझ गए हैं चुंबकीय बल की। अब फिर से देख लेते हैं, हमारा जो हाथ है इस तरह Q से V की दिशा में रख देते हैं, उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की तरफ अपने हाथों को मोड़ देते हैं। चुंबकीय क्षेत्र हमारा अंदर की तरफ है, यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर इसमें देख लीजिए चुंबकीय क्षेत्र इस तल के लंबवत अंदर की ओर है। तो यहाँ पर देखते हैं इस तल चुंबकीय क्षेत्र इस तल के लंबवत जब अंदर की तरफ है, हम लोग अपने हाथ Q से V की दिशा में रख देते हैं। तो उसके बाद हम अपने हाथों को जब मोड़ते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तो अंगूठा हमारा उस चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है जो ऊपर की तरफ है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आए, फिर वही प्रोसेस किया हुआ, Q से V की तरफ में हाथ रख दिया, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अपने हाथों को मोड़ना है। मोड़ते हैं तो हमारा जो बल है इस दिशा में प्रदर्शित करता है। और सेम यही प्रोसेस यहाँ पर आया, Q से V की तरफ हाथों को रख दिया, उसके बाद जब मोड़ते हैं तो बल नीचे की दिशा को प्रदर्शित करता है। उसके बाद फिर यही प्रोसेस आया, जब नीचे Q से V की दिशा में हाथ को रख देते हैं और जब मोड़ते हैं तो बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। हम लोग अब चारों स्थितियों में 1, 2, 3 और 4 चारों स्थितियों में आवेश की गति किस प्रकार लगेगी, इस बात को समझने के लिए कक्षा 11 के एक टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। यह मानते हुए कि हो सकता है आप लोगों को याद था लेकिन भूल गए हों, या फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़े ही नहीं होते हैं। तो चलिए उस टॉपिक को हम आज फिर से देख लेते हैं जिसका नाम है वृत्ताकार गति। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं वृत्ताकार गति। तो इस तरह हम लोग एक गोला मान लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर केंद्र होता है, यहाँ पर कोई वस्तु होता है जो यम द्रव्यमान का होता है, और मानते हैं यम द्रव्यमान का वस्तु विवेक से
इसमें मानते हैं हम लोग यहाँ पर एक केंद्र बिंदु है। मानते हैं यम द्रव्यमान का वस्तु वेग से वृत्त के चारों तरफ गति करता है, तो उसे गति करने के लिए एक बल की आवश्यकता होती है, जो बल हमें अभिकेंद्र से प्राप्त होता है। फिर से समझ लेते हैं, कोई भी वस्तु है जो यम द्रव्यमान का है और वृत्ताकार कक्षा में गति करता है, तो उसे गति करने के लिए एक बल की आवश्यकता पड़ती है, जो बल की पूर्ति हमारा अभिकेंद्र करता है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि क्या होता है। ये हमारा बल जो यम द्रव्यमान का वस्तु है, या जब गति करता है तो यहाँ पर इसकी त्रिज्या हो गई, और यहाँ पर इसे बल की आवश्यकता होती है जो यहाँ पर। लेकिन अगर मानते हैं यही वस्तु हमारा यहाँ पर आ जाए, और तो हमारा बल की आवश्यकता यहाँ से करेगा, उसके बाद यहाँ है तो यहाँ से करेगा, यहाँ पर 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 है तो यहाँ से करेगा। लेकिन अगर यहाँ पर है तो यहाँ से करेगा। घुमा फिर अगर कहने का मतलब है कि हमारा वस्तु जिस तरह अपनी वृत्ताकार कक्षा में घूमता है द्रव्यमान के साथ, उसी तरह अभिकेंद्र की तरफ एक बल का निरूपण करता है। जब अभिकेंद्र से बल प्राप्त होता है तभी वह वृत्ताकार कक्षा में गति कर पाता है, वरना नहीं। और उसकी त्रिज्या हर वक्त समान होती है। तो चलिए इसका एक फार्मूला होता है, देख लेते हैं। इसका फार्मूला होता है बल बराबर, जो बल लगता है बल बराबर क्या होता है, यम वी स्क्वायर अपान आर। इस बल को हम कहते हैं यम वी स्क्वायर अपान आर। अब हम लोग इसका एक सटीक उदाहरण के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि मानते हैं, इसमें मान लेते हैं कि हमारा सूर्य है, और इसको मान लेते हैं पृथ्वी। हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो चक्कर लगाने के लिए उसे एक बल की आवश्यकता होती है, जिस बल की पूर्ति हमारा अभिकेंद्र बल करता है, और उस बल का नाम है गुरुत्वाकर्षण बल। तो चलिए देखते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में क्या होता है। गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि अभिकेंद्र बल। अब इसका कहने का मतलब है, हमारा सटीक उदाहरण में देखें तो हमारा जैसा हमारा देश है वैसी हमारी वृत्त है जिसमें वो घूमता है। लेकिन जो अभिकेंद्र का बल है, वैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री का पद है। अभिकेंद्र बल कोई बल नहीं है, वो एक पद दिया गया है। उसी तरह हमारा प्रधानमंत्री का पद है, उस पर चाहे मोदी बैठे या राहुल, उसी तरह है हमारा यह अभिकेंद्र बल जो यहाँ पर लगेगा। यहाँ पर जो अभिकेंद्र बल लगेगा, इसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कि बैठता है प्रधानमंत्री की कुर्सी पर, उसे कहते हैं। इसी तरह इस भाषा में कहते हैं अभिकेंद्र पर बैठता है हमारा गुरुत्वाकर्षण बल। अब गुरुत्वाकर्षण बल के लिए हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पर होता है F बराबर G m1 m2 अपान r। इस बल को और इस बल को हम बराबर कर देते थे गुरुत्वाकर्षण बल के नियम में। यह वृत्ताकार गति का फार्मूला है, यह वृत्ताकार गति का फार्मूला है, और यह गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला है। इन दोनों फार्मूलों को हम मैच करा देते थे, क्योंकि F दोनों का मान बराबर ही आएगा। उसी माध्यम से अब हम लोग देखते हैं, जब सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगाता है, तो चक्कर लगाने के लिए उसे एक बल की आवश्यकता पड़ती है, जिस बल की पूर्ति जिस बल को हम लोग कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। अब सिर्फ भाषा में यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर यह यम द्रव्यमान का वस्तु मान लेते हैं, जैसे सूर्य है, पृथ्वी है। यह यम द्रव्यमान का वस्तु पृथ्वी है और यह सूर्य है। जब इसे सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी को चक्कर लगाना होता है, तो एक बल का अनुभव होता है। आजकल बल की आवश्यकता पड़ती है, सीधी सीधी समझ लीजिए। वह बल हमारा क्या होता है, अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल एक नाम दिया गया है, यानी कि रियल में वह बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल। अब इसी भाषा में यहाँ पर देखते हैं, ये भी एक वृत्ताकार कक्षा में ही गति कर रहा है। ये जो हमारा क्यू आवेश है, क्यू को अगर पृथ्वी मान लें तो यहाँ पर एक सूर्य जरूर होगा, जो चारों का बल एक ही दिशा में लग रहा है, यानी कि ये भी एक वृत्ताकार कक्षा में गति कर रहा है। हो सकता है गोला ठीक से न बने, तो भी आप लोग समझ जाइएगा। यहाँ पर देखते हैं, इस गोले के चारों तरफ वृत्ताकार कक्षा में गति करता है, तो इन चारों का बल अभिकेंद्र की तरफ लगता है। तो यानी कि इसके भी बीच में कुछ बल हैं, कुछ बल लग रहे हैं, यानी कि ये भी हमारा पृथ्वी और सूर्य की तरह ही समझ लीजिए। इसे मान लीजिए पृथ्वी, जो इसे सूर्य मान लीजिए और इसे पृथ्वी मान लीजिए। देखते हैं, पृथ्वी हमारा सूर्य के चारों तरफ जब चक्कर लगाता है तो एक बल की आवश्यकता पड़ती है, जैसा मान लेते हैं यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल है। हम देखते हैं, इस वृत्त वाले बल को बराबर करके इस वृत्ताकार वाले बल को बराबर कर देते हैं, तो हमारा एक फार्मूला निकल कर आएगा। तो उसे हम देखते हैं, यहाँ पर G बराबर mv स्क्वायर को कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, F बराबर QVB, F बराबर QVB होता है, और यहाँ F बराबर mv स्क्वायर बाई r होता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, QV
बी बराबर एम वी स्क्वायर अपान आर, जिसमें से वी से वी कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक वी बचा, तो यहाँ ये जो आर है ये इधर चला आएगा, तो हो जाएगा क्यू बी आर बराबर एम वी, जिसमें से एम वी बराबर जिसमें से वी बराबर अगर कर दें हम लोग, वी बराबर क्या होता है क्यू बी आर अपान एम, क्यू बी आर अपान एम। अब इसको हम एक समीकरण मान लेते हैं, समीकरण फर्स्ट। अब हम लोग इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। इतने का अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में इन सारे को मिटाकर फिर से देखते हैं क्या होता है। अब देखते हैं हम लोग यह बराबर क्या होता है, यह बराबर क्यू बी आर अपान एम। अभी देखते हैं हम आवर्तकाल के बारे में, अब हम लोगों को ज्ञात करनी है आवर्तकाल बराबर क्या होता है। यहाँ पर देखते हैं आवर्तकाल बराबर क्या होता है। आवर्तकाल बराबर होता है एक चक्कर में लगा समय। अब हमें आवर्तकाल के माध्यम से समय ज्ञात करना है कि एक चक्कर में, यानी कि जब हमारा आवेश क्यू यहाँ से जब इस तरह घूमकर वापिस जब यहाँ पर आता है तो कितना समय लगता है, इसी बात को हम लोग ज्ञात करेंगे। यहाँ पर एक चक्कर में लगा समय, एक चक्कर में लगा समय, तो यहाँ पर देखते हैं क्या होगा। एक चक्कर में लगा समय बराबर, यहाँ पर पहले देखते हैं चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। अब हमें समय ज्ञात करना हो तो क्या करते हैं, समय बराबर दूरी बट्टे चाल। अब दूरी हमारी क्या है, ये हमारा क्यू इस तरह ये गोल एक वृत्ताकार पथ में गति करता है, तो दूरी हमारी क्या होगी, वृत्ताकार पथ के माध्यम से ही होगी। तो हमारा हो जाएगी दूरी बराबर 2 पाई आर, जो एक वृत्त के पथ में गति करती है। तो वृत्त का परिध, तो यह वृत्त के पथ में गति करती है, तो हमारा जो वृत्त का पथ है यह परिध होती है। जो हमारा वृत्त का परिध होता है 2 पाई आर, तो यहाँ पर लिख देते हैं 2 पाई आर। चाल बराबर क्या होता है, वी होता है। अब देखते हैं समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से देखते हैं यहाँ पर क्या हो गया, टी बराबर समीकरण फर्स्ट से देखते हैं, यहाँ पर हो गया टी बराबर 2 पाई आर अपान क्यू बी आर इंटू यम, जिसमें से आर से आर कट जाएगा, बाकी बचा टी बराबर 2 पाई एम बट्टे क्यू बी। ये हमारा आवर्तकाल हो गया। अब हमारा यह आवर्तकाल, यानी कि आवर्तकाल, अब हमारा आवर्तकाल बराबर हो गया 2 पाई एम बट्टे क्यू बी। अब हम लोग आवर्ती निकालते हैं, जिसमें से आवर्ती का मतलब क्या होता है, टी सेकेंड में चक्रों की संख्या ज्ञात करनी। अब हम लोगों को टी चक्कर में कितना समय लगता है, अब हम लोगों को टी समय में कितने चक्कर घूमते हैं इसके बारे में ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखते हैं आवर्ती बराबर क्या होता है, आवृत्ति बराबर क्या होता है हमारा, आवृत्ति बराबर टी समय में चक्रों की संख्या। टी समय में अगर हमें चक्रों की संख्या ज्ञात करनी रहे तो यहाँ पर देखते हैं टी बराबर, तो इसे हम आवृत्ति को एफ से प्रदर्शित करते हैं, आवृत्ति को हम लोग एफ से प्रदर्शित करते हैं, एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो ये क्या होता है यहाँ पर, एफ बराबर 1/t, जिसमें से टी की वैल्यू समीकरण सेकंड, टी की वैल्यू हम लोग समीकरण सेकंड से लाकर इसमें रख देते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या हो गया, क्यू भी नीचे है तो हमारा ऊपर चला जाएगा, 2 पाई एम नीचे चला आएगा, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा क्यू बी अपान
2πm। सेम कुछ करना नहीं है, टी बराबर क्या 2πm बट्टे क्यू भी है। सेम इसी का हमें उल्टा कर देना है, क्योंकि टी हमारा सेम नीचे चला गया है, तो जो 2πm है वो हमारा नीचे चला आएगा। उसके बाद जो क्यू भी है वो हमारा ऊपर चला जाएगा। सेम यही पर ये हमारा आवृत्ति हो गया। अब हम देखते हैं कोणीय वेग किसे कहते हैं। कोणीय वेग का भी फार्मूला देख लेते हैं। कोणीय वेग देखते हैं, ओमेगा जिससे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, इसका मान होता है 2π/v। 2π/v। अब देखते हैं ओमेगा क्या होता है। कोणीय वेग ओमेगा बराबर 2π/t, जिसमें से हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं इस टी की वैल्यू हम लोग यहाँ पर रखते हैं जब, तो क्या हो जाएगा, कोणीय वेग ओमेगा बराबर 2π/t। अब देखते हैं 2π/t का वैल्यू हम लोग लाकर रख देते हैं यहाँ पर 2πm, जो नीचे हमारा हो जाएगा 2πm। उसके बाद क्यू भी हमारा ऊपर चला जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, क्यू भी हमारा ऊपर चला जाएगा। अब हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ से 2π से 2π कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हमारा आ गया ओमेगा बराबर QB/2। ओमेगा बराबर हमारा हो गया, ओमेगा बराबर हमारा होता है QB/m, जो कि हमारा आंसर है। अब आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि हम यह टॉपिक हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब अगर इसमें कोई गलती होगी तो कमेंट में आप लोग बताइएगा। तब तक आप लोग इसको दोहराइए। अब आने वाली वीडियो में हम लोग फिर से नए टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे।